बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई स्टूडेंट मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है उनको, कोई हैंड रेज करके बता दें एनीवन। जी हमाद, आवाज़ ठीक आ रही है? जी। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, इधर ही रुकना है भाई। अच्छा आप बताएं जी, जो लास्ट मैंने आपको एक दो क्वेश्चन दिए थे, दो क्वेश्चन दिए थे, वो आपने कुछ मैंने यहाँ काम किया था और मैंने कहा था इसको घर जाके आप लोगों ने दोबारा करना है, ठीक है? तो उसमें आप लोगों का कोई इशू है, कोई मसला है तो वो मुझे बताएं ताकि हम पहले उससे क्लियर करें, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूंगा। ठीक है जी वासिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो बेंटन ट्रेडर वाली एग्जांपल है ना, 4, 7 और 9 सर ये करवा दें। 479 ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ इधर। और इसके अलावा सर और भी क्वेश्चन है मेरे। अच्छा ऐसा करते हैं हम, मैंने जो पहले आपको क्वेश्चन दिया था सबसे पहले वो कौन सा था? ए, तरतीब में, किताब की तरतीब में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि हमने इधर किया था और मैंने कहा घर जाके दोबारा कीजिएगा, हम वहां से ये शुरू सर करते हैं। प्राचा एंट्रीज था, प्राचा एंटरप्राइजेस था सर। प्राच्या एंटरप्राइजेस, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपका तो बताएं पहले। नो सर उसके अंदर नहीं। प्राच्या एंटरप्राइजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राच्या एंटरप्राइजेस में किसी और का कोई मसला है तो पहले वो बताएं। प्राच्या एंटरप्राइजेस वाला जो क्वेश्चन है उसमें किसी स्टूडेंट का कोई भी मसला है तो वो बताएं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करके फिर आगे चलूं। ओके, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है वासिक प्राच्या एंटरप्राइजेस के बाद? सर ये अक्रूड लायबिलिटीज और अक्रूड एक्सपेंसेस का सर जरा बता दें। अच्छा, एक्रूड लायबिलिटीज मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे वो अमाउंट जो अभी हमारे जिम्मे हो, हमने पे करनी हो, उसे एक्रूड लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, लाइक फर्ज ठीक है। कर लें मैं जब किसी से उधार ले लेता हूँ और मैंने उसे पैसे देने होते हैं तो ये मेरी एक्रूड लायबिलिटी कह लें, लायबिलिटी कह लें या एक्रूड एक्सपेंसेस कह लें। मसलन बिजली का बिल आ गया आज मुझे, मैंने अभी पे नहीं किया लेकिन मैंने बिजली तो इस्तेमाल कर ली है ना, तो ऐसे एक्सपेंस को एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं, यानी जो अभी एक्सपेंस हो तो गया है लेकिन अभी पे नहीं हुआ और उसकी वजह यस से सर। फिर एक लायबिलिटी क्रिएट होती है जिसे हम एक्रूड लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है यस सर। और सर ये कंस्टिट्यूट इंटरेस्ट का बता दें। आराम से हौसले से पूछें, मैं बिल्कुल तेजी नहीं करने वाला बंदा, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं आगे नहीं चलूंगा। क्या कह रहे हैं आप? सर कंस्टिट्यूट इंटरेस्ट का सर बता दें। ये कहाँ आपने पढ़ा है, किस टॉपिक में आप इसको? सर ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर 13 पेज के सेंटेंस सेकंड लास्ट पढ़ो, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो पूरा सेंटेंस सर पढ़ो। ये लिखा है, इन दिस केस इट माइट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स एंड सम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड माइट कंस्टिट्यूट इंटरेस्ट। हाँ, मतलब ये है कि कंस्टिट्यूट का मतलब यहाँ पर ये आता है कि वो इंटरेस्ट पर मुश्तमिल हो सकती है, कि वो जो पेमेंट हम करते हैं उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है। ये मेरा ख्याल बात हो रही है कि बिजनेस से, ये कौन सा पेज नंबर कौन सा है जी, निकालो जी। सर 13 के ऊपर सर ये सिंपल और कम्प्लेक्स क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में था। हाँ 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 बिल्कुल। तो उसके अंदर वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वो हो सकती है जिसके अंदर हम लाइक जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, एक एंट्री की थी, एक पेमेंट की है, लोन की भी, इंस्टॉलमेंट की और साथ इंटरेस्ट भी दिया है। ठीक है, तो उसमें लोन भी पे हो रहा है और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट की भी हो रही है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जो है वो कंसिडर की जाएगी। तो कंस्टिट्यूट इंटरेस्ट का मतलब है उसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो सकता है। ठीक है, यस सर। और सर और ये जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर सर हमने वो पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जनरल लेजर अकाउंट्स फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जनरल लेजर अकाउंट्स। सर इसका जरा बता दें। किस में पढ़ा था हमने? सर ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर सर फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अच्छा, अभी आप फर्स्ट चैप्टर की बात करने लग गए हैं, मैं अभी इस चैप्टर का पूछ रहा हूँ, इस चैप्टर में मुझे पहले बताएं अगर कोई चीज़ और क्लियर होने वाली है। नहीं नहीं सर बस वो यही था। फर्स्ट चैप्टर में क्या कंस्टिट्यूट इंटरेस्ट प्रॉब्लम है? सर वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर था। हाँ क्या था? सर ये लाइन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जनरल लेजर्स अकाउंट्स फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जनरल लेजर्स अकाउंट्स। सर इसका था। ये हमने जनरल ये लेजर लाइन अभी थी सर। पढ़ने हैं, लेजर अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनती है जनरल लेजर से, मतलब लेजर होते हैं जहाँ पर हर तरह का अमाउंट हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। इसी तरह पहले लेजर्स के अंदर हम इनकम और एक्सपेंसेस इकट्ठे करते हैं और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं।
इसी तरह ठीक हो एसेट और लायबिलिटीज के जनरल लेजर में एसेट और लायबिलिटीज इकट्ठे करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ओके सर, और थैंक जी यू। किसी का कोई मसला? हाँ जी फरजान सर मैंने पूछना जी भाई थे आपकी उसमें डिफरेंट। जी जी सर। सॉरी सर आपकी हमने जो कल आपकी आवाज कट गई थी, अब दोबारा पूछें आप। सर हमने जिस तरह कल सवाल किए थे उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह थी, उनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, रिकॉर्ड वगैरह एंट्री की थी। जी भाई जी तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने गुड सेल की हो जी डिस्काउंट पे, जी तो हम जी उसके डिस्काउंट की एंट्री करेंगे या बस जितना प्रॉफिट हुआ है उसको इक्विटी में से इक्विटी में ऐड कर देंगे? देखें जब हम देखें डिस्काउंट जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे। डिस्काउंट ना दो तरह के होते हैं। एक वो डिस्काउंट होता है जो आप जब चीज़ खरीदने जाते हैं तो निगोशिएट करते हैं। आप जाके जी पूछते सर। हैं भाई कितने की चीज़ है, वो कहता है जी 550 की। आप उसके साथ बहस जी करते हैं, 500 की ले आते हैं। वो वाला जो डिस्काउंट है उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, जी सर। उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, सही। लेकिन और फिर इक्वेशन में क्या आएगा, इक्वेशन में सिंपल 500 की सेल आएगी, उसकी कोई कॉस्ट हुई होगी, वो 400 की खरीदी होगी, 300 की, तो वो जो प्रॉफिट है वो इक्विटी में ऐड हो जाएगा। और कैश पे बेची है तो कैश बढ़ जाएगा, उधार बेची है तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा और इन्वेंट्री कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसके तीन सही। इम्पैक्ट आएंगे। तो लेकिन सम टाइम आप चीज पहले बेच देते हैं, उधार बेच देते हैं जब, और जब कोई बंदा, आपने अब एक बंदे को चीज बेच दी 600 की, अब वो आप उसकी 600 की एंट्री करेंगे, 600 से सेल बुक सही। करेंगे। उधार बेचा है ना आपने, तो रिसीवेबल हो जी गया सर। 600, कैश नहीं आया जी सर। 600। और ये चीज थी फर्ज कर लें 400 की, तो 200 आपने इक्विटी में ऐड कर दिया। ठीक है, जी सर। तो लेकिन जब वो बंदा पैसे देने आया, आपने उसे 50 रुपए छोड़ दिए, वो वाला जो सही। डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड होना होता है, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। आगे जाके इस पे डिटेल से बात करूंगा। ये वाला जो ओके डिस्काउंट सर। है ये हमने रिकॉर्ड करना है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्या ओके। होगा, मेरे रिसीवेबल 200 से ही कम होंगे क्योंकि अब मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लेना, लेकिन जी मेरे सर। कैश में इजाफा होगा 150 रुपीज का, और मेरा सही। एक्सपेंस हो गया 50 रुपए। वो जो पैसे मैंने उसे छोड़ दिए वो मेरा खर्चा हो गया ना, कंज्यूम हो गए मेरे पैसे, मुझे जी वो सर। नहीं मिलने, लिहाजा वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो इक्विटी को कम करता है, लिहाजा मैं इक्विटी में से माइनस करता हूँ। ठीक है, ओके सर, तो यानी कैश पे जो भी डिस्काउंट होगा ऑन द स्पॉट वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? यस, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम ट्रेड ओके डिस्काउंट सर। कहते हैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी, सुभान अफजल। सर ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में करवाया था, जिसमें हमने इक्वेशन से स्टेटमेंट बनानी है, और इसमें 2-3 पूछने थे आपसे। ये मैंने छोड़ दिया था, कुछ एंट्रीज मैंने करवाई थी, मैंने कहा था इसको थोड़ा मगजमारी करके आइएगा। ठीक है, जी तो आप लोगों ने डेफिनेटली की होगी, कुछ प्रॉब्लम भी आए होंगे, मैं आज उसे रिपीट करूंगा, जी तो आपकी ये सारी चीजें उम्मीद है ठीक क्लियर है। हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। आपकी जो भी, मैं सारी ट्रांजैक्शन उसको भी डिस्कस करने दोबारा जा रहा हूँ, तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और जी, हाफिज उमर वलीद। जी सर। सर आपने बताया था कि जब वो कहे कि इफेक्ट शो करो तो जी आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी अपना आंसर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर इस तरह मार्क्स वगैरह करने का तो नहीं कुछ चक्कर होगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है शो द इफेक्ट्स ऑफ अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, तो जब अगर देखे दो चीजें होती है, एक क्वेश्चन होता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कहेगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ही एड लेस करना है, और जब वो कहेगा कि शो दी इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, तो फिर आप उसे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए मेरी गाइडलाइन यही है कि आप इसको इक्वेशन फॉर्म में ही एड लेस लिखें। ठीक है, सर वो पेज पे ना मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि यानी मुश्किल कि हो हेड जाएगा। एक साइड पे एसिड वो पूरा नहीं आता सर पेज पे। आप ऐसा ऐसा करें ना, दो पेजेस ऐसे ऐसे दो पेज ले लें, एक साइड पे एसेट लिख लें, एक साइड पे लायबिलिटीज लिख लें, फिर तो हो जाएगा ना मैनेज। जी सर। ठीक है ना, मतलब जो आपकी आंसर शीट है ऐसे होती है ना, उसके ऐसे दो पेज ले लें। ठीक है, एक साइड पर एसेट लिख लें, एक साइड पर लायबिलिटीज लिख लें, बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर। जी, और जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? ठीक है, हम आते हैं जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर जो हमने बनानी थी, उससे इक्वेशन से ट्रांजैक्शन बनानी थी। कौन से सवाल हमने कर लिए थे? ये हमने डिस्कस करना शुरू किया था जहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। ठीक है, ओके,
अच्छा जी, इसको जरा आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, शीट चाहिए मुझे प्लेन। ओके, अच्छा जी, मैं उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उस ट्रांजैक्शन के जो इम्पैक्ट हैं वो हम ज़रा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं, लाइक मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000। अब मैंने इक्वेशन के ऊपर इसका इफेक्ट देना है। ये एसेट साइड है और ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। ओके जी, अच्छा, अब मैंने इफेक्ट क्या देना है इसके अंदर, ये देखिएगा। जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा तो मेरा कैश कम होगा, तो मैं यहां लिखूंगा कैश जो है वो क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा कितने से। अब आप इसको, देर आर मैनी वेज ऑफ प्रेजेंटिंग दिस, इसको आप साइन प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी ये देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैश जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी -50,000। ये ला, कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ एसेट साइड पर, कैश, और क्या इफेक्ट हुआ, 50,000 से वो कम हो गया, ठीक है। उधर चले जाएं, एसेट साइड पर और क्या हुआ, एसेट साइड पर एक नया अकाउंट आया, उसका क्या नाम था, ठीक है। अब वो अगेन आप इसको चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे ही बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, फर्नीचर क्या हुआ, प्लस हो गया कितने से, 50,000, ठीक है। और इस साइड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। इस साइड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। जब मैं इफेक्ट बता रहा हूँ तो मैंने ये बताना है कि जी ये जो इक्विटी है वो भी उतनी रही, कोई इक्विटी दी हुई होगी, मैंने तो ट्रांजैक्शन ऐसे लिख दी है। तो इफेक्ट ये हुआ कि कैश विल बी डिक्रीज बाय 50,000 एंड फर्नीचर विल बी इंक्रीज बाय 50,000, ठीक है। अब अगर मैं एक लम्हे के लिए ये कहूँ कि यार आप ये ज्यूम कर लें कि आपको ये नहीं लिखा हुआ, तो वो ट्रांजैक्शन बताएं, ऐसी ये क्या हुआ, सब गया, ओके, हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन बताएं कि जिसके नतीजे में क्या हो कि जी कैश 50,000 से कम हो रहा और फर्नीचर 50,000 से बढ़ रहा हो, इक्वेशन का इफेक्ट दिया हुआ हो। तो क्या ख्याल है, मुझे अब थोड़ी अकल लड़ानी चाहिए ना यार, इतनी हमें तकरीबन कोई 3 हफ्ते हो गए हमें ये सारा पढ़ते हुए कि कैश कम होगा फर्नीचर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹50,000 कैश। तो ये वो चीज है जो कि अब आपको इंटरप्रेट करनी है, जाहिर है अब वो नन्हे मुन्ने बच्चों वाले सवाल तो नहीं होंगे ना। तो अब आपको ये इंटरप्रेट करना है कि भाई जो है वो 50,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा है, तो यू नीड टू मेंशन द ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें, मैं ये कहता हूँ जी, फर्ज कर लें ये रहा इधर कि जी एक और ट्रांजैक्शन लिखता हूँ जिसमें कैश 20,000 से माइनस हो रहा है और इस साइड पर इक्विटी जो है वो क्या हो रही है, वो भी 20,000 से माइनस हो रही है। लो जी बताओ भला, अब सोचना है ना, थोड़ा सा हथियार नहीं डाल दें जैसे उस दिन वो कह रहा था जी वाई फायरिंग, भाई जब तवज्जो नहीं करोगे तो ऐसे ही लगेगा। अब एक साइड पर क्या हुआ, एक साइड पर कैश 20,000 से कम हो गया और दूसरी साइड पर इक्विटी 20,000 से कम होगी, बताएं क्या हुआ है। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है कि यार कैश तो कम हुआ, इसका मतलब पेड कैश, ठीक है। अब इक्विटी कब कम होती है हमें पता होना चाहिए, इक्विटी या तो ड्राइंग करने से कम होती है
या इक्विटी कैसे कम होती है, कोई एक्सपेंस हो जाए तो कम होती है। तो इसकी दोनों ट्रांजैक्शन हो सकती हैं कि उसने 20,000 रुपया जाती इस्तेमाल के लिए ले लिया, तो क्या करेंगे, कैश कम हो गया और जो उसकी इक्विटी थी, उसके पैसे थे जो हमने उसके देने थे, वो भी कम हो गए। ठीक है, तो ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन बिजनेसमैन, ठीक है, तो 20,000 कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये इसकी ट्रांजैक्शन होगी ऑफ ₹20,000। या मैं कहता हूं मैंने 20,000 बिजली का बिल दे दिया, ठीक है, अब जब हम 20,000 बिजली का बिल देते हैं तो कैश कम होता है ना भाई, पेमेंट करते हैं, ठीक है, और जब ये एक्सपेंस होगा तो मेरी इक्विटी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन ये भी हो सकती है कि पेड एनी एक्सपेंस, जरूरी नहीं बिजली का बिल, कोई भी खर्चा हो, पेड एक्सपेंस ऑफ ₹20,000, हमने ₹20,000 का एक्सपेंस पे किया। समझ आ गई बात की। तो इस तरह हमने थोड़ा सा अपना इंटेलेक्चुअल स्किल अब यूज करनी है। आए जी जरा क्वेश्चन के ऊपर। लाइक ये देखें, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, अब जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व होके मेरे साथ रहना है आप लोगों ने। ये देखें, कैश बढ़ गया, डेटर्स मीन रिसीवेबल, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको, बढ़ गए, इन्वेंट्री 75,000 से कम हो गई और इक्विटी 25,000 से बढ़ गई। ठीक है, अब देखें, इन्वेंट्री कम होने का कोई स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा करें। इन्वेंट्री कम होने का मतलब है सेल हुई। इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कब कम होती है मैं आपको बता देता हूं। इन्वेंट्री तीन, अब ये चीजें सीखनी है। इन्वेंट्री जो है वो 3 तरह से कम होती है। नंबर 1, जब चीज बिक जाए, मेरा स्टॉक कब कम होता है, जब वो बिक जाता है। नंबर 2, जब उसे ड्रॉ पर्सनल यूज के लिए कर दिया जाता है, यानी जब उसे एज ए ड्राइंग ले लिया जाता है। एंड नंबर 3, जब माल सप्लायर को वापस कर दिया जाता है। समटाइम होता है ना, परचेज किया और फिर पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया। जब परचेज किया तो मेरी इन्वेंट्री में आया और जब वापस किया तो वो इन्वेंट्री से माइनस हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर क्या केस है, इन्वेंट्री कम हो रही है। अब आपने सोचना है कि क्या यार ये सेल से कम हुई है, क्या ये ड्राइंग से कम हुई है, क्या ये वापस करने से कम हुई है। ठीक है, अब देखें, ये ड्राइंग तो है नहीं, क्यों कि ड्राइंग होती तो इक्विटी कम होती। अंडरस्टैंड? ठीक है, ना ये रिटर्न है, क्योंकि अगर रिटर्न होती तो मैंने उधर किसी का उधार देना होता और वो उधार फिर कम हो जाता। देखिए, जब मैं आपसे उधार चीज लेता हूं तो मेरी लायबिलिटी बन गई और जब मैं वो वापस कर देता हूँ वो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इधर इन्वेंट्री कम हो जाती और इधर उतने से ही मेरी, अगर मैंने उधार खरीदा होता तो लायबिलिटी कम हो जाती। ये बात समझ आनी चाहिए। अब ये दोनों केसेस नहीं है। फिर तीसरा केस क्या है कि यार ये इन्वेंट्री सेल हुई है। कैसे पता चला? ये 75,000 में इन्वेंट्री में कमी हुई है और 25,000 से इक्विटी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख। ठीक है, 25,000 प्रॉफिट आ गया, 75,000 की इन्वेंट्री कम हो गई। अब वो 1 लाख में कैसे खरीद बेची है? ठीक है, वो कहता है जी कैश 50,000 आया है और मेरा रिसीवेबल 50,000 बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स कॉस्टिंग 50,000 हमें कैश आ गया और 50,000 हमने उधार कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 100,000, सॉरी, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वर सोल्ड फॉर ₹100,000, आउट ऑफ विच रुपीज 50,000 रिसीव्ड इन कैश। 50,000 कैश में ले लिया तो बाकी क्या है? बाकी हमने उधार लेना। क्लियर होगी बात? मेरा ख्याल क्लियर होनी चाहिए। वो भाई जरा तवज्जो करेगा तो उसे भी पता चल जाएगा। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखें। अब ये रिसीवेबल मेरे कम हो रहे हैं 50,000 से, ये मैंने लेने थे तो बढ़ गए, कम हो रहे, इसका मतलब मेरे रिसीवेबल नहीं रहे। अब मेरे रिसीवेबल कब नहीं रहते ये भी जरा तय कर लेते हैं। नंबर 1, जब वो बंदा पैसे दे दे। नंबर 2, जब हम उसे कुछ डिस्काउंट दे दें, कुछ पैसे ले लें। कुछ डिस्काउंट दे दें, कुछ पैसे ले लें। एंड नंबर 3 क्या है कि जब वो बंदा हमारे पैसे मार के भाग जाए तब भी मेरा रिसीवेबल नहीं रहता। खुदा ना खास्ता बंदे की डेथ हो गई, मैंने उससे पैसे लेने थे तो मेरा रिसीवेबल खत्म हो गया, उसके मरने के साथ मेरा रिसीवेबल भी मर गया।
खुदा ना खास्ता बंदा फरार हो गया मुल्क से, पैसे नहीं, इमिग्रेशन करा गया, फिर भी मेरा रिसीवेबल कम हो गया। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ क्या हुआ, मेरा रिसीवेबल कम हुआ, ठीक है, लेकिन मेरे कैश में इजाफा हुआ 20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20,000 रुपया तो उसने दिया, ठीक है, अब बाकी 30,000 जो है उससे मेरी इक्विटी कम हो रही है। इक्विटी कम होने का मतलब क्या है, दो मतलब हो सकते हैं कि मैंने उसे डिस्काउंट दिया 30,000 का, दूसरा मतलब ये हो रहा है कि वो मेरे 30,000 मार गया, उसने कहा भाई ये 20,000 पकड़ो, बाकी कोई पैसे पुसे नहीं। ठीक है, तो हम ये दोनों ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं कि रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम रिसीवेबल एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी ये 30,000 मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो जो हम डिस्काउंट लोगों को देते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है और उसके नतीजे में हमारी इक्विटी कम होती है। क्यों जी, समझ आ गई आप लोगों को? जरा स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लेके आओ ना। क्यों भाई, अब मैंने कोशिश की है मैं और डिटेल से आपको बताऊं, इन दोनों ट्रांजैक्शन में कोई मसला तो नहीं आप लोगों को? क्लियर है ये? किसी का मसला है तो हैंड रेज करके भी मुझे बताए। एनी इशू? चलो गुड हो गया जी। इसका मतलब यह हुआ, उस दिन भी मैंने ऐसे बताया था, लेकिन शायद मैंने जरा जोर लगा के नहीं बताया, तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के पास, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। उसके बाद ये देखें, मैंने अभी ये ट्रांजैक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया, ये वाली जो थी। कैसे मैंने एक्सप्लेन किया? मैंने अभी आपको कहा था कि मेरी इन्वेंट्री कम हो सकती है सेल होने से, इन्वेंट्री कम होती है अगर कोई ड्राइंग कर ले ओनर, जाती इस्तेमाल के लिए चीजें ले जाएं, और इन्वेंट्री कम होती है अगर हम चीजें वापस कर दें उधार खरीदी हुई। ठीक है, तो ये देखें, या कैश खरीदी हुई भी, अगर कैश खरीदी हुई वापस होती तो 23,000 की चीजें कम हुई और 23,000 मेरा कैश वापस आ जाना था, कैश बढ़ जाना था। मैंने खरीदी हुई चीज वापस कर दी, ये जब वापस करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री कम होगी और कैश मेरे पास आ गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ कैश नहीं बढ़ रहा, यहाँ क्या हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। ये देखें मैंने रेक्टेंगल लगाई है, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है कि हमने कोई उधार खरीदा हुआ था माल, वो माल हमने वापस कर दिया। जब हम वो माल वापस करेंगे तो मेरी इन्वेंट्री यार कम ही होनी है ना, और चूंकि उधार खरीदा हुआ था, चीजें वापस करने से वो जो मेरी लायबिलिटी थी वो भी कम होगी, लिहाजा मेरी लायबिलिटी जो है ये भी रिड्यूस हो। ठीक है, तो क्लियर होनी चाहिए बात, इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ओके, हाँ जी, कासम सर्वर क्या कह रहा है जी? बिल्कुल जी, जिसको प्रॉब्लम है फौरन हैंड रेज करे, मैं साथ साथ आंसर करूंगा। ये टॉपिक ऐसा है सर, ये इसको भी हम सेल में लेंगे? बेटा ये सेल में क्यों लेंगे? कोई प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर? सेल नहीं हुई, चीजें वापस कर दी, चीजें वापस कर दी। उधार खरीदा हुआ था स्टॉक, वो वापस कर दिया, सेल तो नहीं हुआ। सेल होगा तो उसका कोई प्रॉफिट या लॉस इक्विटी के अंदर आएगा, जैसे ये 25,000 प्रॉफिट हुआ था। समझ आइए बात की? ठीक है सर। हाँ चलो जी, क्लोज करें जी इसको। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास जो था, यार ऐसा करो आप सबको जरा अनम्यूट कर दो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं छेड़ते ये मसला है यार। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ तो रौला पड़ रहा है, पता नहीं क्या रौला पड़ रहा है। रहने दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ओके, जिसका क्वेश्चन होगा जी हैंड रेज करेगा। अनम्यूट वाला स्टोरी नहीं है, आप लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अच्छा जी, अब ये जरा ट्रांजैक्शन देखिएगा, इक्विपमेंट बढ़ा। अब आपने सोचना क्या है कि यार इक्विपमेंट कब बढ़ता है? जब इक्विपमेंट खरीदते हैं तभी बढ़ेगा, या हम चोरी करेंगे तब बढ़ेगा? तो चोरी तो नहीं करनी ना यार, खरीदना है ना। तो इसका मतलब हमने इक्विपमेंट खरीदा, ये बात तय हो गई। एक इफेक्ट तो ये आ गया। अब जब मैं इक्विपमेंट खरीदूंगा तो या मैं कैश में खरीदूंगा या मैं उधार में खरीदूंगा। पहली ऑप्शन मैं कैश में खरीदूंगा, दूसरी ऑप्शन मैं उधार में खरीदूंगा, तीसरी ऑप्शन कुछ कैश दे दूंगा कुछ उधार कर लूंगा। ठीक है, अब जरा देखें यहां क्या है। मैंने 65,000 का इक्विपमेंट खरीदा, अगर मैंने ये सारे का सारा कैश में खरीदा होता तो मेरा कैश इतना कम हो जाता।
भाई समझ आ रही है? लेकिन कैश इतना कम नहीं हुआ, कैश सिर्फ 15,000 कम हुआ। इसका मतलब हमने क्या किया, परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹65,000 एंड पेड 15,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी उधार कर लिया। ठीक है, और वो नजर भी आ रहा है कैसे, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, ये देखें 50,000 से लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है ना। लायबिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब हमने किसी से उधार खरीदा हो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फिर क्या हुई कि परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग 65,000 बाय पेइंग ₹50,000 एंड बैलेंस इन क्रेडिट। ठीक है, 65,000 की चीज खरीदी, 15,000 दे के और बैलेंस जो है वो क्रेडिट कर लिया, उधार कर लिया। अंडरस्टैंड? क्यों जी, ये भी क्लियर हुआ? किसी को मैं कोई भाई डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा। उस दिन किसी मुन्ने ने कहा था जी वो आप डेबिट फलां कर ही जा रहे हैं, क्रेडिट कही जा रहे हैं। मैं आज कोई डेबिट, मैं इंक्रीज डिक्रीज में बात कर रहा हूँ, जमा मनफी में बात कर रहा हूँ, और ये जमा मनफी आप क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद जी अब आप देखें कि ट्रांजैक्शन नंबर 5, 15,000 इन्वेंट्री कम हो रही है और 15,000 ओनर्स इक्विटी कम हो रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, इन्वेंट्री कम हो तो 3 काम हो सकते हैं, या वो बिक सकती है, या वो ड्राइंग हो सकती है, और या वो उधार वापस हो सकता है। उधार वापस होगा तो कोई लायबिलिटी को इफेक्ट आएगा, लायबिलिटी में कमी आएगी और इन्वेंट्री में कमी, लिहाजा ये उधार तो नहीं है। जब सेल होगी तो उसके अगेंस्ट या तो कैश आएगा या उधार होगा तो रिसीवेबल आएगा। ना कैश है ना उधार है, इसका मतलब ये सेल भी नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, इन्वेंट्री एक और वजह से भी कम होती है, वो क्या, तीसरी वजह ड्राइंग की है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ये वाली इन्वेंट्री ले ली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹15,000। ठीक है, कि जो प्रोप्राइटर था उसने जाती इस्तेमाल के लिए 15,000 की चीजें ले ली। एक ट्रांजैक्शन ये होगी। इसकी एक और ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, अगर ये गुड्स चोरी हो जाएं, अगर ये इन्वेंट्री चोरी हो जाए, आपके गोदाम से कोई चोरी करके ले गया, तो फिर भी इन्वेंट्री कम होगी ना भाई, और जो इन्वेंट्री चोरी होगी वो आपका एक्सपेंस है, लिहाजा वो ओनर इक्विटी को कम कर देगी। ठीक है, एक और काम भी हो सकता है, आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, खाकिस्तर हो गई, फिर भी क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो गई, नुकसान हुआ, तो नुकसान में ये 15,000 इक्विटी कम हो गया। ठीक है, तो क्या 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये ड्राइंग हो सकती हैं, ये चोरी हो सकती हैं, और ये जल सकती हैं। तो आमतौर पर हम इसे ड्राइंग ही कहेंगे कि गुड्स जो हैं वो 15,000 की उसने ड्रॉ की हैं। क्यों जी, ये भी क्लियर होगी 5वीं ट्रांजैक्शन? वो उस दिन कौन सा भाई कह रहा था यार, हैं वासिक, वासिक को जरा हैंड रेज कराओ भाई। मैं ये वासिक आपकी नजर कर रहा हूँ भाई, सारा कुछ कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ समझ आ रही है आज आपको? जी जी सर जी, बहुत अच्छी समझ आ रही है। चलो बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं भाई, मेरी ड्यूटी है, मेरा तो काम ही पंचर लगाना है, रोज पंचर लगाता हूँ। तो नहीं सर, वो उस दिन जरा ना आप बहुत तेज थे, इस वजह से वो बस हो गया, लेकिन आज सर आज समझ आ रही। समझ आ रही, चलो मैं परेशान हो गया था कि यार ये तो फिर मतलब 100 बच्चा इस वक्त मीटिंग में है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा। चलो खैर, इट्स ओके। थैंक यू सर। आगे चलो जी। अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन ये देखें। हाँ कहते भाई फेरिंग कहाँ पे उसको अनम्यूट करो। हाँ, इसमें इसमें ये जरूर होगा कि सम टाइम कोई ऐसी मुश्किल ट्रांजैक्शन आएगी जो अभी इस नॉलेज लेवल के ऊपर आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगी। इस नॉलेज लेवल का मतलब है कि अभी मैंने भाई किताब के 13-14 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं या 14 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं मेरा ख्याल, मैंने 13 चैप्टर पढ़ने हैं और अभी मैं तीसरे चैप्टर पे हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी अंडरस्टैंडिंग जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ 13 चैप्टर पढ़ के, तो 3 चैप्टर पढ़ने से जो अंडरस्टैंडिंग होती है, 13 चैप्टर पढ़ने वाली अंडरस्टैंडिंग उससे कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ ट्रांजैक्शन मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज ये है कि हमें फिनोमिना समझ आ रहा है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये देखें जी, ये देखिएगा, कैश 60,000 इंक्रीज हुआ और इक्विपमेंट 55,000 से डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जब इक्विपमेंट डिक्रीज होता है तो वो एक ही सूरत होती है, दो सूरतें होती हैं, या तो इक्विपमेंट सेल हो रहा होता है या इक्विपमेंट डेप्रिसिएट हो रहा होता है। अब सेल वाली बात तो समझ आ गई है कि ये मैं एसी उतार के बेच दूंगा तो एसी अकाउंट कम हो जाएगा, एसी की वैल्यू कम हो जाएगी, इक्विपमेंट रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जब एसेट इस्तेमाल होता है तो इस्तेमाल के साथ भी उसकी वैल्यू के अंदर कुछ कमी आती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। अगर ये डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज हुआ होगा तो क्या होगा, उतने से ही इधर ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि एक्सपेंस है। अब अगर ये 55,000 से इक्विपमेंट डिक्रीज होता है और 55,000 से ओनर इक्विटी डिक्रीज, का मतलब है कोई एसेट है वो 55,000 से डेप्रिसिएट हो गया, या अगेन वो चोरी हो गया, या अगेन उसको आग लगी, जीरो हो गया, तो भी क्या होगा, एसेट 55,000 से नील हो गया, वो डेप्रिसिएट होगा तब भी इक्विटी कम होगी, वो चोरी हो जाएगा तब भी इक्विटी कम होगी, वो आग लग जाएगी, जीरो हो गया, खाक बन गया, तब भी इक्विटी कम होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इक्विटी बढ़ रही है। अब जब इक्विपमेंट कम होता है और इक्विटी बढ़ती है तो उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि इक्विपमेंट बिक रहा होता है, ठीक है। और बिकने का एक और भी इंडिकेटर है, इधर भाई पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 55,000 की चीज 60,000 में बिकी है। ट्रांजैक्शन क्या हुई? गुड्स कॉस्टिंग 55,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 60,000। गुड्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 55,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 60,000। जी वासिक। जी भाई। सर ये इसके ऊपर फिर वो ग्रोस प्रॉफिट वाला ही रूल लग जाएगा ना? हाँ ये प्रॉफिट सर है। के जो हाँ यस सर, ये अदर इनकम है, नॉन करंट एसेट बिका है तो इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ और उसने इनकम में ऐड हो जाना है, इनकम में इक्विटी को बढ़ा देना है, लिहाजा वो 5,000 हमने उधर ऐड कर दिया, ठीक है। ओके यस सर। अच्छा जी, तो क्या हुआ, ये 55,000 की चीज 60,000 रुपए में बेच दी तो 5,000 प्रॉफिट हुआ, जिसने इक्विटी को क्या किया, ये देखें, बढ़ा दी। क्लियर होगी जी बात ये भी? ओके। अब हम चलते हैं जी इससे भी जरा आगे। क्या हुआ ये देखिएगा, ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ट्रिकी होगी। ट्रिकी से मतलब ये है कि अभी चूंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, उस अदरवाइज क्या ट्रिक होना है इसके अंदर, लायबिलिटी 20,000 से कम हो रही है, ये देखें, लायबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय रुपीज 20,000। अब लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होती है, या हम पे कर दें, जब पे करेंगे तो इधर कैश कम होगा, ठीक है, पे करेंगे तो इधर कैश कम होगा। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर इधर लिखा हुआ होता 20,000 और कैश में भी लिखा हुआ होता 20,000, दोनों माइनस हो रहे होते, तो इसका मतलब ये था, मतलब क्या था कि जी 20,000 का पेएबल हमने पे कर दिया, ठीक है, पेएबल टू रुपीज 20,000 पे टू सप्लायर विच वाज पेएबल, कि पेएबल था 20,000, वो मैंने 20,000 से पे कर दिया। अब पे हुआ है लेकिन 2500 हुआ है। यार मैं 2500, मैंने किसी के 20,000 देने थे तो मैं उसको 2500 दे के वो 20,000 की लायबिलिटी कैसे कम कर सकता हूँ? क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। एक सूरत हो सकती है, वो क्या, कि मैंने आपके पैसे देने हैं और आपसे मैंने पैसे लेने भी हैं, तो भी क्या होता है, बगैर कैश के हमारा अकाउंट सेटल हो सकता है ना। देखें, आपने मेरे से पैसे लेने हैं, मुझे देने हैं, तो मैं कहता हूँ भाई एडजस्ट कर लो, कोई कैश ना आया ना गया। यही काम यहाँ हुआ है, 17,500 से रिसीवेबल कम हुआ है। इसका मतलब इस कंपनी ने, जिसका हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं, इसने लोगों से 17,500 रुपया लेना था किसी बंदे से, और चूंकि लायबिलिटी 20,000 से कम हो रही, इसका मतलब है इसने उसका 20,000 देना भी था। कंपनी ने कहा कि भाई ये 17,000 आप अब हमें ना देना, आप हमारी लायबिलिटी कम कर दो और जो बाकी पैसे बचते हैं वो हमसे कैश में ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, 17,500 से रिसीवेबल कम हो गया, अब मेरा कोई रिसीवेबल नहीं है, जिसके नतीजे में मेरी लायबिलिटी 17,500 प्लस 2,500 कैश से कम हो गई। यानी मैंने 2,500 कैश दिया, 17,500 जो रिसीवेबल था वो एडजस्ट करवाया और मैंने 20,000 का पेएबल सेटल कर दिया।
इस ट्रांजैक्शन के ऊपर उस दिन हम थोड़े से हड़बड़ा गए थे। ठीक है, क्या हुआ कि मैंने 17,500 उस बंदे से लेना था, 20,000 उसे देना था। मैंने कहा भाई तुम्हारा 20,000 नील, 17,500 ये पकड़ो, 17,500 मेरा रिसीवेबल नील कर दो और 2,500 रुपया मेरे से कैश ले लो और ट्रांजैक्शन सेटल कर लो। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन क्लियर हुई है? किसी का कोई मसला है तो यू कैन रेज द हैंड। जी समीउल्लाह। सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दें बस। हाँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी ये होगी कि आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल अकाउंट का तो आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह लिखना। हम लिखेंगे कि रिसीवेबल ऑफ 17,500 was adjusted against payable of 20,000 by paying 2,500 in cash. Receivable of 17,500 was adjusted against payable of 20,000 by paying 2,500 in cash. Okay? ओके जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखिएगा जरा, 17,000 लायबिलिटी कम हुई और 17,000 से इक्विटी बढ़ गई। लायबिलिटी कब कम होती है? जब पेमेंट करें। लायबिलिटी एक और तरह से भी कम होती है, वो क्या है? हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जब कोई हमें डिस्काउंट दे दे। मैंने किसी के पैसे देने थे 17,000, उसने कहा जा भाई ऐश कर, तुमसे पैसे नहीं लेने, कोरोना वायरस तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट कर गया, ये नील कर दो अपनी किताबों से। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे डिस्काउंट मिला, मैंने देने थे पैसे, कमिटेड था, मेरी लायबिलिटी थी। ठीक है, लायबिलिटी कॉलम में है ना। अब जब वो पैसे मैंने नहीं देने तो मेरी लायबिलिटी कम हुई। मेरी लायबिलिटी कम हुई, दो सूरतों में कम हो सकती थी, या मैं पेमेंट कर देता तो कैश से माइनस होता। मैंने पेमेंट तो की नहीं है, कैश तो माइनस नहीं हुआ, ना मेरे रिसीवेबल के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पेएबल कम हो गए। तो इसका सेकंड फैक्ट मैंने ढूंढा, उसने कहा जी इक्विटी आपकी बढ़ रही है। इक्विटी बढ़ने का मतलब है आपको इनकम हुई है 17,000। इसका क्या मतलब है? आपको 17,000 की इनकम हुई है, आपको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट जो मिलता है वो इनकम होती है। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी? रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹17,000 फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से पेएबल से 17,000 का डिस्काउंट ले। क्लियर है जी? ये भी किसी का मसला कोई? बैंक 10 ट्रेडर वाली हम कर रहे हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोई मसला है तो मुझे बताएं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। हाँ जी कासिम सरवर। सर ये सोल्यूशन में लिखा ऑनर पे टू सप्लायर ₹17,000 फॉर पर्सनल कैश। ये वाली समझ नहीं है कि ये पर्सनल कैश से किस तरह, डिस्काउंट वाली बात तो समझ आ गई। सॉरी यार, मैं वो एमएस साहब के साथ जरा मुखातब हो गया था, उनकी क्लास है, मुझे याद ही नहीं है। अच्छा क्या सर लिखा? डिस्काउंट वाली बात तो समझ आ गई कि डिस्काउंट हो गई। हाँ, मैंने आपको यार ऊपर भी बताई है ना कि इक्वेशन का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट सम टाइम 2-3 ट्रांजैक्शन की शक्ल में हो सकता है, मतलब उससे 2-3 ट्रांजैक्शन बन सकती है। ठीक है ना? उसने क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन में? ऑनर पेड टू सप्लायर ₹17,000 फ्रॉम पर्सनल कैश। हाँ, ये भी हो सकता है कि क्या तो ये किया, किस तरह ये इस तरह है ना कि जनाब उसने पेएबल बिजनेस के थे, उसने जाती तौर पर पैसे उसको पेएबल को दे दिए। अब जब जाती तौर पर दिए तो वो कैपिटल बन गया, कैपिटल से इक्विटी बढ़ गई और पेएबल नील हो गया। ठीक है, समझ गए बात को? बिजनेस तो ये दोनों तरह से है। मैंने जैसे कहा वो ट्रांजैक्शन भी है, जैसे इसने लिखा वो ट्रांजैक्शन भी है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और आप एक फैक्ट को देख के 2-3 तरह की ट्रांजैक्शन का वो फैक्ट हो सकता है। आगे चलें जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है कि 35,000 से रिसीवेबल कम हुआ, 28,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई और 7,000 से इक्विटी कम हो गई। ये भला क्या हुआ है? किसी बंदे ने हमसे चीजें खरीदी थी, 28,000 की जो हमारी चीजें थी उसने हमसे 35,000 में खरीदी थी, उधार खरीदी थी, वो उसने वापस कर। जब वो वापस करेगा तो क्या होगा? मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा, वो इन्वेंट्री 28,000 की मेरी इन्वेंट्री में आ जाएगी
और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था, जब हुआ था उस वक्त ऐड किया होगा, अब वो प्रॉफिट हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या हुई, गुड्स कॉस्टिंग 28,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट वाज रिटर्न बाय द कस्टमर। ठीक है, उधार बेची हुई 28,000 की चीजें जो हमने 35,000 में उधार बेची थी वो कस्टमर ने वापस कर दी। कस्टमर जब वापस करेगा तो रिसीवेबल कम हो गया, इन्वेंट्री जो थी वो बढ़ गई, मेरा माल मेरे पास वापस आ गया, और ये उसको बेचने से जो प्रॉफिट हुआ था, जब चीज वापस आ गई तो वो प्रॉफिट भी रिवर्स हो गया, प्रॉफिट रिवर्स हो गया तो इक्विटी कम हो गई। क्लियर है जी ये भी? ओके, उसके बाद आ जाती है जी आखिरी ट्रांजैक्शन। 39,000 मेरा कैश कम हुआ, 40,000 से मेरी लायबिलिटी कम हुई। ठीक है, और 800 रुपया, ये बड़ी सिंपल बात है यार, ऊपर भी एक्सप्लेन करके आया हूं। मैंने किसी का 40,000 रुपया देना था, उसने मुझे 800 का डिस्काउंट दे दिया, और मैंने 39,000 उसे कैश दिया, 800 का डिस्काउंट मिला, और 40,000 की लायबिलिटी सेटल हो गई। ठीक है, तो पेएबल ऑफ ₹40,000 वाज सेटल्ड बाय पेइंग ₹39,200 एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 800। ठीक है, तो क्या किया, जब कैश पे किया 39,200 कैश कम हुआ, जब लायबिलिटी हमारी जो थी 40,000 की, जब मेरा सेटल हो गया तो 40,000 से लायबिलिटी कम हुई, और चूंकि मैंने देना 40,000 था, दिया 39,200 है, बाकी नहीं देने, मीन वो मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मेरी इनकम होती जो डिस्काउंट मिलता है, लिहाजा ओनर इक्विटी जो थी वो बढ़ गई। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम करना चाहिए जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। मोहम्मद अली। सर ये 8 वाली ट्रांजैक्शन दोबारा 8 वाली दोबारा बताऊं? 8 वाली ट्रांजैक्शन के अंदर हम किताब में उसने ये लिखा हुआ है कि हमने बिजनेस ने 17,000 रुपया किसी का देना था, ओनर्स इक्विटी बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ने जाती पैसों से वो पेमेंट कर दी। जब वो जाती पैसों से पेमेंट करेगा तो वो कैपिटल कंसिडर करेगा, फर्दर कैपिटल इक्विटी को बढ़ाता है और लायबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी ये भी हो सकती है कि हमने किसी का 17,000 देना था, उसने हमें राइट ऑफ कर दिया, उसने हमें सारे डिस्काउंट कर दिया, तो क्या हुआ, लायबिलिटी कम हो गई और ओनर इक्विटी जो है वो डिस्काउंट मिला हमें, उससे बढ़ गई जी। और जी ये किसका है जी? भाई बाजवा साहब। ये सेकंड लास्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दें एंट्री, जो सेकंड लास्ट वाली। सेकंड लास्ट मैंने बताया कि हमने किसी को 28,000 की चीज 35,000 में उधार बेची हुई थी। ठीक है, ये कैसे पता चला? क्योंकि रिसीवेबल कम हो रहा है। रिसीवेबल कम कैसे हो सकता है? या पैसे मिले या सेल रिटर्न कर दे कोई, तो पैसे तो आए कोई नहीं, कैश में तो एंट्री को नहीं, लिहाजा किसी ने सेल रिटर्न की है। वो और कहाँ से कंफर्म हुई? मेरी इन्वेंट्री में 28,000 का इजाफा हो गया। इन्वेंट्री या खरीदने से बढ़ती है या सेल रिटर्न होने से बढ़ती है? खरीदी तो है नहीं, सेल रिटर्न होगी। अब जब कोई चीज सेल रिटर्न होगी, तो जब मैंने सेल की थी उसके ऊपर कोई प्रॉफिट लिया था, वो प्रॉफिट उस वक्त इक्विटी में ऐड किया था, जब शेयर रिटर्न होगी तो वो प्रॉफिट इक्विटी से माइनस हो गया 7,000, 28 और 35 का जो डिफरेंस। ठीक है यस सर, शुक्रिया जी। सुभान। सर ये जो इक्वेशंस की 2-3 स्टेटमेंट बनती हैं, तो ये सारी सही मतलब मानेंगे वहां पे? जी भाई, हम कोई और अल्लाह पाक की कसम सारी सही मानेगा। ठीक है ठीक है। लो जी, अब आप अपना जरा होमवर्क नोट कर लें। वो 5 पहले 6 गायब हो गए ने, उन्होंने नहीं पता होमवर्क लेना भी है कि नहीं लेना। एडी कल इन्होंने रोजा लगे हुआ है। हाँ जी, फायदा क्या कह रही है? फायदा जल्दी पूछो बेटा। सर पेंट एंड ट्रेडर की 5th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹15,000 वाज डिस्ट्रॉयड लॉस्ट यूज्ड इन ऑफिस। सर यूज्ड इन ऑफिस तो एक्सपेंस नहीं, मतलब आई मीन लायबिलिटी नहीं हो जाएगा? नहीं, वो कह रहा है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने ये आपको बताया कि जी उसको आग लग गई, ऑफिस में इस्तेमाल करते हुए वो जाया हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो मेरा सर यूज्ड इन ऑफिस वाली बात तो नहीं आनी चाहिए ना? नहीं, यूज्ड इन ऑफिस नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर होनी चाहिए। यूज्ड इन ऑफिस में ये हो सकता है कि वो कंज्यूमेबल कोई चीज हो, लाइक मैं स्टेशनरी बेचता हूँ, ठीक है ना, जी तो सर। मैंने दुकान से स्टेशनरी अपनी दुकान के इस्तेमाल के लिए ले ली, तो फिर ये यूज हो गई ना, उस तरह से हो सकता है। फिर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, फिर हो जाएगा यूज। तो ऐसी कोई इन्वेंट्री जो है वो क्या हो सकती है, वो जो यूज हो गई तो इन्वेंट्री कम हो गई, और चूंकि वो कंज्यूम हो गई है, मेरा एक्सपेंस हुई, लिहाजा इक्विटी कम हो गई। ठीक है, सर वो लायबिलिटी के फिर अंडर आना चाहिए था ना फिर इस तरह तो। लायबिलिटी के अंडर क्यों आना चाहिए था? हमने किसी से उधार लिया है,
लायबिलिटी क्यों कह रही हैं? हमने किससे उधार नहीं लिया, हमने तो सिंपली क्या किया, इन्वेंट्री कम हो गई है और ओनर्स इक्विटी हमारी कम हो गई। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा जी, आगे चलो जी, क्वेश्चन बताना है इनको बस। अच्छा जी, अब आप लोगों ने, चूंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन वैसा कर दिया, अब आप लोगों ने कल ये एक तो क्वेश्चन 5 खुद करना है, ये जो मैंने अभी किया इक्वेशन बनानी है, और क्वेश्चन 6 जो है ना, ये आप लोग कल इसकी इक्वेशन ये 5-7 बननी है, ये आप लोग बना के लाएंगे कल। इसमें डेट वाइज है, 3 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये ऊपर डेट लिखी है, आपने ये ट्रांजेक्शन लिखनी है। ठीक है, ये और ये ट्रांजेक्शन है, ये नेट इफेक्ट दिया हुआ है। एक्चुअली ट्रांजेक्शन को ये इफेक्ट आ रहे हैं, ये वाले, वो नीचे उसने नेट कर दिया उसका, ये इफेक्ट है, ट्रांजेक्शन इनसे बननी है। ये हमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इन सब का नेट रिजल्ट दे दिया, इस देने की जरूरत भी कोई नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन यहाँ से बननी है, इन तीनों को मिला के, यानी जो डिफरेंट हेड्स के अंदर आ रहे हैं, ये 3 जनवरी 5 जनवरी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शन है, आपने 8 ट्रांजैक्शन बना के लानी है। कल इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके आंसर कर दिए हैं, इससे कल इंशाल्लाह इसको मजीद आगे लेके चलेंगे हम। कल इंशाल्लाह शायद ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाए। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।